हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ ग्रेविटेशन का नया वीडियो लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। उसका मैं आज वेक्टर फॉर्म आपको बताता हूँ। वेक्टर फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। हमने जो पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2/r², ठीक है। एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया और डायरेक्शन हमने नहीं लिखा था। ये हमारा फॉर्मूला था सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है। अगर आपने दो मास रखा हुआ है, एक मास आपका अगर मान लो m1 है, दूसरा मास आपका क्या है m2 है, और एक r डिस्टेंस पे है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखा सकता हूँ ये थोड़ा देख लीजिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ। देखो वेक्टर अगर आपको लिखना है ना, यहाँ 2 1 लिखेंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स लगा दीजिए जी m1 m2/r। ये 2 1 है, इसको मैं 1 2 लिखूंगा और इसको आपको स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे r कैप लगा दूंगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप इसको लिख सकते हो जी m1 m2/r12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ मैं इसको यूनिट वेक्टर लगा दूंगा, 1 2 कर दूंगा और ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक तरीका पढ़ा होगा, एक कैप लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका मैंने यूज यहाँ पे किया हुआ है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है अगर मैं F21 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो F12 भी लिख सकते हो। दोनों फोर्स अगर इधर से फोर्स लगा उस पर, एक दो तरह का फोर्स होता है, एक ऑन फोर्स होता है और एक बाई फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हम लगाएंगे, ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से भी ये पूरा फुलफिल कर लेता है। ये मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में जो लिखना था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिए। फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इस पर आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, कभी कभी एफ और आर के टर्म में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज का जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो चलिए हम फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी बॉडी में जो खिंचाव होता है ना, जो खींचता है, यानी स्पीड से जिस एक्सेलरेशन से बॉडी को खींचा जा रहा है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जी का जो फॉर्मूला आता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर आता है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का हमारा रेडियस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O, और इसका मास हो गया m। मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस होता है इसका 6400 किलोमीटर। आप लिख सकते हो या लिख सकते हो 6.4 × 10⁻6 मीटर भी आप लिख सकते हो। देखो इसके पास मास है, मास बहुत ज्यादा है। कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है m, जब ये बॉडी नीचे आती है इसी को हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खिंचाव क्या है, कितने स्पीड से इसको नीचे खींच रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। न्यूटन साहब यही तो बोले थे कि जिस बॉडी में मास ज्यादा होगा वो बॉडी अपनी तरफ किसी चीज को जल्दी खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। अर्थ के पास मास क्या है, बहुत ज्यादा है। पर जो सेब गिरा था, जो एप्पल गिरा था ना, एप्पल का मास कितना होगा, बहुत हो गया तो 500 ग्राम हो सकता है, 250 ग्राम का होगा, इतना ही बड़ा होगा। तो उसका मास कितना है, बहुत ही कम है। इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा। इसीलिए कोई भी चीज आप फेंकते हो ना, कोई भी चीज आप फेंकते हो तो उसका मास कितना होगा, आप सोच के देखो, बहुत ही कम मास होता है। और जहां से आप फेंक रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट का, उस प्लैनेट का मास कितना है, बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास मास है उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो खींचेगा। इसीलिए कोई भी चीज को नीचे खींचा जाता है, सही है। और डिस्टेंस भी क्या है, बहुत कम। यहाँ देखिए डिस्टेंस कम है। चलिए, यानी जिस जहां ये भी आज हम देखेंगे आज की वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम मिलती है, कहाँ पे मिनिमम मिलती है। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या मिलेगी, हाइट पे क्या मिलेगी, और नीचे डेप्थ पे आने पे क्या मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, यानी अर्थ
रोटेट कर रहा है, रोटेशन से क्या होगा, क्या इसके शेप पे डिपेंड करता है? हाँ बिल्कुल, सारी बात मैं आपको क्लियर करूंगा कि जी की वैल्यू हाइट पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है, इसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है, और रोटेशन ऑफ अर्थ इस पर भी डिपेंड करती है। सारे केसेस हम पढ़ेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले जान लीजिए कि ये एट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल, ऐसी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ जो आप देख रहे हैं ना, अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करता है, जो एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स से जो खिंचाव हो रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। इसके बाद है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब ये बॉडी मोशन कर रहा है ना, ये बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर कहां तक आ रहा है, अर्थ के सरफेस तक आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बॉडी को हमने कहाँ रखा है, सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है। इस नेचर में जितने भी बॉडी है या अर्थ के आसपास जितनी बॉडी है, सारे बॉडी का जो फोर्स लगता है ना, कहाँ लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे, मान लीजिए लेट बॉडी एम इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। हमने इस एम मास की बॉडी को कहां प्लेस कर दिया है, इस सरफेस पे प्लेस कर दिया है। तब यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देख लीजिए। यहाँ दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F बराबर, एक मास यहाँ पे है और एक मास कहाँ पे है, यहाँ पे। F बराबर हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R है, R का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, ये अर्थ ही नहीं हो सकता, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक है। अभी मैं जनरली बता देता हूँ आपको, इसको आप बोल दीजिए एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। जब इस सरफेस पर रहेगा तो नीचे खिंचाव लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और लग रहा है, वेट लग रहा है उसका, ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है F बराबर मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही आपको आप क्या बोलते हो, W बोलते हो ना, वेट वाला फोर्स लगता है। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देन वी गेट mg इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए g की वैल्यू आ गया g कैपिटल M बाई R का स्क्वायर। ये किसी भी प्लैनेट की वैल्यू आ गई, ये किसी भी प्लैनेट की वैल्यू आ गई। अगर आपको अर्थ के लिए निकालना है वैल्यू, अगर आपको अर्थ के रिगार्डिंग निकालना है तो यहाँ लिख देंगे g इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल G की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 इंटू 10 पावर -11 होता है। मास ऑफ अर्थ पुट कर दीजिए कितना, 6 इंटू 10 पावर 24 kg पुट कर दीजिए, डिवाइड बाई R का स्क्वायर कर दीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू, दो बार लिखना है ना, R का स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे 6.4 इंटू 10 पावर 6 कर लेंगे। सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है। स्मॉल जी की वैल्यू आ गई कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। और यही वैल्यू मैक्सिमम भी होता है, आप याद रखेंगे इसको। अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है स्मॉल जी की, इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए। अब मैं यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट वगैरह बता देता हूँ। पहली बात जान लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन की बात मैं करूं, आप डायमेंशन निकालेंगे तो आएगा LT-2 आएगा।
आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो m पावर 0 l पावर 1 और t पावर -2। जो सिंपल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन यहाँ भी होगा। ठीक, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऐसा यूनिट की बात मैं करूं, ऐसा यूनिट वैल्यू बात करूं तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू लिखा जा सकता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर मैं एफपीएस यूनिट की बात करूं, एफपीएस यूनिट की बात करूं तो ये हो जाता है 32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर हो जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। ऐसा यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर और एफपीएस में हो जाएगा 32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्लैनेट का मास मालूम नहीं है, उसकी डेंसिटी मालूम है, उसकी रेडियस मालूम है, क्या मैं वहां पे स्मॉल जी निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। अभी मान लीजिए कि जो हमारा अर्थ था, ये अर्थ है, इसका मास है m और इसकी डेंसिटी है रो और इसका सेंटर से रेडियस मान लीजिए कितना है r है। ठीक है, मास नहीं दिया, अभी हमने फॉर्मूला देखा g बराबर कैपिटल G m बाई r का स्क्वायर। अब देखिए ये स्फेरिकल शेप का है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, और मास का फॉर्मूला क्या है? मास का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? मास बराबर आप लिख सकते हो ना वॉल्यूम इंटू क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी कर सकते हैं। मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो कैपिटल G बराबर, G तो वही रहेगा, मास को चेंज करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। g की वैल्यू क्या बच रही है? g की वैल्यू बच रही है 4/3 पाई रो g इंटू r बच रही है। इस g का एक ए फॉर्मूला आ गया, इस g का ए भी फॉर्मूला आ गया, 4/3 पाई रो g r आ गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। स्मॉल g का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है g m बाई आर स्क्वायर। अगर मास दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना वैल्यू है ना, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैसे कैसे वैरी करती है, चेंज करती है? वैरी ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप। पहला फैक्टर है, जैसा मैं बोल रहा था आपको, शेप ऑफ अर्थ। नंबर 2 फैक्टर है हाइट अबव द अर्थ सरफेस। पहला क्या हो गया? शेप ऑफ अर्थ। दूसरा हो गया आपका, सेकेंड हो गया हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। और नंबर 3 डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस। नंबर 3 शेप ऑफ अर्थ हो गया। नंबर 4 एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। ये 4 फैक्टर है जहां पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज करने वाली है, वैरी करने वाली है। पहला है, फर्स्ट है शेप ऑफ अर्थ, सेकेंड है, देखिए अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वेरी ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। जो स्मॉल जी है ना, मैं स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है? तो पहला है शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी, दूसरा है हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, थर्ड है डेप्थ बिलो द अर्थ
सरफेस और लास्ट है एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। चारों को हम 4 नंबर है यहाँ पे, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप के हिसाब से हम देखेंगे कि जी की वैल्यू कैसे वैरी कर रही है। ठीक है, ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं शेप की बात करूं तो अर्थ का मान लीजिए इस तरह का शेप है, ये हमारा बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसको हम लोग पोल बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू मिलेगी उसको मैं जी लिखूंगा और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं जी पी लिखूंगा, पोल। ये वाले डिस्टेंस का नाम दिया जाएगा आर ई और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा आर पी। जो इक्वेटर वाली लाइन है ये क्या है, ज्यादा है, और पोल वाली लाइन क्या है, कम। ठीक है, देखेंगे अर्थ इज अ इलिप्टिकल इन शेप, इट इज फ्लैंटेड एट पोल्स एंड ब्लड आउट एट इक्वेटर। कहने का मतलब क्या है, जो आपका अर्थ है ना वो इलिप्टिकल शेप का है। ठीक है, और बोला जा रहा है इट इज अ फ्लैंटेड एट पोल्स, पोल्स पे फैला हुआ है और ब्लड है, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ है कहाँ पे, इक्वेटर पे। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है अर्थ का। द इक्वेटोरियल रेडियस इज अबाउट 21 किलोमीटर लॉन्गर देन द पोलर रेडियस। कहने का मतलब जो रेडियस है ना, इक्वेटर वाली रेडियस, इक्वेटर की जो रेडियस है ये ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, पोल के कंपेरिजन में 21 किलोमीटर ज्यादा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल से कितना है, 21 किलोमीटर अप्रोक्स ज्यादा है। अभी हमारे पास फॉर्मूला है, मैं लिखेंगे वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर ई का स्क्वायर। अब हम अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एम ही लगा दूंगा और जहां रेडियस है वहां पे मैं आर ई लगा दूंगा। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब आपको निकालना है किसके लिए, इक्वेटर के लिए। यहाँ लिखेंगे एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी तो वही रहने वाला है, मास ऑफ अर्थ वही रहेगा। रेडियस के लिए इक्वेटर है, यहाँ मैं आर ई लिख दूंगा और इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा लिखेंगे एट पोल्स के लिए, लिखेंगे एट पोल्स के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा जी इक्वल टू, अच्छा इक्वेटर के लिए तो जी कर लीजिए, पोल के लिए तो जीपी कर लीजिए, और यहाँ लिख लेंगे जी एम ई अपॉन आर पी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखूंगा जी ई बाई जी पी, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई बाई आर पी का स्क्वायर। अब देखो जी एम ई दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको आप लिखोगे, ये लिख सकते हो आप इसको 1 बाई आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई आर पी का स्क्वायर। आर पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और आर ई कहाँ आ जाएगा, नीचे। सो लिखा जा सकता है आर पी बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब हमारे पास यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए, अभी मैं देखा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जी ई बाई जी पी इक्वल टू आ रहा है आर पी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। अब देखिए जी और आर ई का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर कहीं पे आर ई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और जहां पे आर पी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां जी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देयरफॉर आप एक चीज यहां से लिख सकते हो, आप डायरेक्ट रिलेशन ही बना सकते हो कि जी ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। और किसकी वैल्यू ज्यादा है, देखो आर ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और आर पोल की वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब हुआ देयरफॉर जी पी की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और जी ई की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई इंसान इक्वेटर पे है
तो यहाँ पे वो वेटलेस फील करेगा। यहाँ से ऊपर जाने पे उसको वेट बढ़ा हुआ फील होगा, और यहाँ से अगर नीचे आएगा, पोल से कहाँ आएगा, इक्वेटर पे आएगा, तो उसको कैसा फील होगा, हल्का फील होगा, बिकॉज जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही, घट रही है। लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा, पोल तक जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देंगे आप इस कॉन्सेप्ट पे। आप पूछेगा कि एक इंसान है जो कुछ एक ऑब्जेक्ट लेके सर पे पोल पे है, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो कैसा फील करेगा, वेट बढ़ा हुआ फील करेगा या घटा हुआ फील करेगा, तो वेट कमी होगी, मतलब वेट को हल्का फील करेगा। कब, जब पोल से नीचे आएगा तब। सही है इतना। वही इक्वेटर से पोल पे जाएगा तो वेट बढ़ा हुआ फील करेगा। ठीक है, इसके सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब हम डेप्थ वाला केस पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। जीपी की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं पोल पे इक्वेटर के टर्म में, इसको लिखा जा सकता है 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसको भी आप नोट कर लेंगे। जीपी की वैल्यू होती है जी प्लस 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल पे निकालना है इक्वेटर के टर्म में, तो आप ऐसा हो सकता है, कोई इंसान इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब पोल से इक्वेटर पे आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट केस हमारा पढ़ेंगे, अब हाइट के लिए पढ़ेंगे। वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ हाइट। हाइट के तो देखेंगे, देखिए ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। अब हाइट पे बोला है, यहां से यहां का रेडियस कितना है, r है। मान लीजिए कि h हाइट पे, एक h हाइट पे एक मास है बॉडी का, जो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं गिरता है। g बराबर, इसको मैं g डैश बोल रहा हूँ, ये तो मुझे निकालना है। और यहाँ पे g क्या होता है, 9.8 होता है, अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूं सेंटर से, या सेंटर ऑफ अर्थ ओ से, इसको मैं स्मॉल r बोल सकता हूँ, और r बराबर लिख सकते हो आप r प्लस h। इसकी वैल्यू का मैं यूज करूंगा। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से h हाइट पे कोई बॉडी है, वहां पे आपको जी डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो सकता है, इतना मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि सरफेस से जितना आप ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, और इस सरफेस से जितना नीचे आएंगे वहां भी जी की वैल्यू कम होगी। तो इस सरफेस पे ही, अच्छा यहाँ भी जाने पे, इधर जाने पे जी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम। इससे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ हाइट। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा है सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू में क्या पढ़ा है, जी एम बाई आर का स्क्वायर हमने पढ़ा है। और एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है 4/3 पाई रो जी इंटू आर का भी पढ़ा है हमने। ठीक है, लेकिन अभी हमको हाइट के हिसाब से पढ़ना है, अब इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे डेप्थ वाले में। जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया, किसके लिए, सरफेस के लिए हो गया। नया आपको निकालना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कितने हाइट के लिए, h हाइट के लिए। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ फॉर h हाइट के लिए। h हाइट पे देखेंगे जी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो जी डैश बराबर लिखेंगे कैपिटल जी, एम ई तो वही रहेगा, मास ऑफ वही रहेगा, आर ई वही रहेगा। अर्थ के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, अपॉन आर। देखो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर आप लिख लीजिए तब, या आर प्लस एच लिखिए तब। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्सप्रेशन नंबर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। मैं लिखूंगा जी डैश बाई जी इक्वल टू जी एम ई बाई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर का, आर ई का, यहाँ भी आर ई लगा हुआ है तो आर ई का स्क्वायर। अब देखो जी एम ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हो आर ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डेट मीन्स आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर हमारा बचने वाला है।
यानी जी डैश बराबर आप लिख सकते हो जी इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो जी इंटू 1 प्लस एच बाई आप आर ई भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और तरीका है लिखने का, जी डैश बराबर आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो जी बराबर आप लिख सकते हो जी इंटू कैपिटल आर ई बाई स्मॉल आर का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। स्मॉल आर का यहाँ पे आर प्लस एच, ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। कहने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, जो जी डैश है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर स्क्वायर का होता है। आप चाहे तो ग्राफ भी दिखा सकते हो, ग्राफ कैसा बन जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, नीचे हो जाएगा आर और इधर में हो जाएगा जी, इस टाइप से हमारा ग्राफ बन जाएगा। आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होनी है, कम। जितना ऊपर जाओगे जी की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी डैश इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे को आप लिख सकते हो जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h बाई आर भी लिखा जा सकता है। हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं आपको बता दूं बाइनोमियल थ्योरम, हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है। बाइनोमियल थ्योरम वन प्लस एक्स पावर अगर n है, हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स पावर 2 लिखते हैं, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स पावर 3 लिखते हैं। ऐसे करते करते चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर h की वैल्यू बहुत कम है, किससे, r से, तब ये वाला हम काम करते हैं, यानी सिर्फ इतना ही टर्म उठाते हैं अगर x की वैल्यू n से क्या है, बहुत ही कम है, तब 1 प्लस ns लिखते हैं, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, इसीलिए यहाँ पे -2h बाई आर लिखा गया है, x की टर्म लिखा गया है। सिर्फ ये वाली वैल्यू हम यूज करते हैं, आगे का टर्म हम यूज नहीं करते हैं। ये था बाइनोमियल एक्सप्रेशन का टर्म, इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिए नोट। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखेंगे इसमें। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। अगर आपसे पूछा यहीं पे कि एब्सोल्यूट डिक्रीजेस क्या होगा स्मॉल जी के टर्म में, 3 टर्म आप याद रखेंगे। एब्सोल्यूट डिक्रीजेस क्या होगा, एब्सोल्यूट डिक्रीजेस मतलब डेल जी क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो जी माइनस जी डैश। ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2h g बाई आर हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा फ्रैक्शनल डिक्रीजेस क्या होगा, क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीजेस, तो डेल जी बाई को हम जी से डिवाइड कर देंगे, जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी कर देंगे, यानी 2h g बाई आर को आप जी से डिवाइड कर दो, जी कट गया, कितना मिलेगा, 2h बाई आर मिलेगा। यहीं पे एक और चीज, अगर पूछा परसेंटेज फ्रैक्शनल क्या होगा, क्या पूछेगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल डिक्रीजेस क्या होगा, परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल डिक्रीजेस पूछेगा। कुछ नहीं करना आपको, डेल जी बाई जी रहेगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा, और इस साइड भी क्या करना है, 2h बाई आर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू अगर हाइट से चेंज हो रही है तो जी कहाँ पे है, जी हो गया अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, जी डैश कहाँ का हो गया, हाइट के हिसाब से हो गया। तो जो गैप बनता है 2h g बाई आर आता है। फ्रैक्शनल पूछेगा तो डेल जी बाई जी, जिससे उसको डिवाइड कर दीजिए,
यानी यहाँ पे आएगा 2h सिंपल r के बराबर होगा, और पूछेगा आपसे परसेंटेज फ्रैक्शनल डिक्रीजेस पूछेगा, तो लिखेंगे del g बाई जी इंटू 100 कर देंगे, और 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका वेरिएशन स्मॉल g विथ हाइट। हाइट अगर h है अर्थ सरफेस से क्या हो सकता है। चलो मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करा दूं। आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जो ऊपर से जंप करते हैं, अब देखें जो पैराग्लाइडर लोग जो होते हैं, वो जंप करने के बाद आप देखेंगे ऊपर में पैराशूट को ओपन नहीं करते हैं। जब अर्थ सरफेस के आसपास आते हैं तब वो पैराशूट को ओपन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितना आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे ना, जी की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब जी की वैल्यू कम हो रही है तो वहाँ जी जीरो नहीं है, जी बहुत ही कम हो गया है। इसीलिए ऊपर से आने का उनका स्पीड क्या है, बहुत आराम आराम से आते हैं, बहुत रिलैक्स तरीके से आते हैं। ऊपर से डर आपको लगता है, लेकिन ऊपर से आने का स्पीड क्या है, बहुत ही आराम आराम से आते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ सरफेस के आसपास आना शुरू करते हैं, तब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाती है तब वो पैराशूट को ओपन करते हैं कि मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है हम वहाँ पहुँचे, वहाँ लैंड करें, कहीं और हम ना गिरे, और उसके हिसाब से अपने डायरेक्शन को चेंज करके वो वहाँ तक चले जाते हैं। अब इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन था, मैं सोचा कि आपको बता दूँ। इसीलिए जो पैराग्लाइडिंग जो लोग करते हैं ऊपर से, वो पैराशूट को अर्थ सरफेस के आसपास आने के बाद वो ओपन करते हैं, ठीक है, जहाँ से उनकी बॉडी तेजी से नीचे फॉल होना शुरू करती है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ डेप्थ। यह सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस है r। मान लीजिए यहाँ से इस वाले पॉइंट का डेप्थ हमने ले लिया है स्मॉल d। यहाँ पे g डैश आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे g हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। और आपको अगर स्मॉल r यहाँ से निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R माइनस डी लिख सकते हैं। इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। डेप्थ की बात हो रही है, और सरफेस से d डेप्थ नीचे जाने पे स्मॉल g की वैल्यू में क्या चेंज होगी, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हम लोग जानते ही हैं। g की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर होता है। इसी को लिख सकते हैं हम 4/3 पाई रो g इंटू r भी लिखा जा सकता है। r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको हमने बोल देना है एक्सप्रेशन नंबर 1। अब मैं डेप्थ के लिए बोलूंगा फॉर d डेप्थ, यहाँ पे g डैश जो बनेगा वो हो जाएगा, इस फॉर्मूला से लिखिए 4/3 पाई रो g इंटू r की जगह पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r माइनस डी हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन नंबर 2 बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देन वी गेट, दोनों को आप सोल्व कर दीजिए। मैं लिख सकता हूँ g डैश बाई जी इक्वल टू, जी डैश कितना है 4/3 पाई रो g r माइनस डी डिवाइड बाई 4/3 पाई रो g इंटू r। देखो 4/3 पाई रो जी से दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हो g डैश बराबर g इंटू r माइनस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो g इंटू r से आप r काट दो, r बाई r माइनस डी बाई r भी लिखा जा सकता है। r से r कैंसिल हो गया, तो g इंटू 1 माइनस डी बाई r हो गया g डैश की। यह भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जी डैश जो है ना r माइनस डी है, d की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी g की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। d जितना बढ़ाओगे g की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जी डैश बराबर बना g इंटू 1 माइनस डी बाई r। ये हमारा हो गया किसके लिए, d का मतलब क्या है यहाँ पे, डेप्थ के लिए वैल्यू आ गई, नोट करिए थे। इससे आप याद रखेंगे d की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, d इंक्रीजेस स्मॉल g डिक्रीजेस, स्मॉल d इंक्रीजेस स्मॉल g डिक्रीजेस। अगर d की वैल्यू डेप्थ इंक्रीज करेगा तो स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए नीचे आते आते मान लो
कि अगर यहाँ पे जी डैश बराबर, अगर आर और डी की वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, देखो जी डैश जीरो आना है कि नहीं आना है। इफ आर इक्वल टू डी हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, नीचे आके पूरा आप यहीं पे पहुंच जाओगे, तो जी डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी, डायरेक्ट आप देख सकते हो। इसीलिए सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो मिलती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो मिलती है। सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलती है। इसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है, कर लिया नोट। अब इसी में देखो, अगर आपको निकालना है एब्सोल्यूट डिक्रीजेस निकालना है, जो पीछे वाले हम टॉपिक में पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट डिक्रीजेस पूछेगा आपसे, एब्सोल्यूट डिक्रीजेस पूछेगा, मतलब डेल जी की वैल्यू पूछेगा, तो क्या लिखेंगे, जी माइनस जी डैश लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आने वाली है डी जी बाई आर आने वाली है। अगर आपसे पूछा फ्रैक्शनल डिक्रीजेस, पूछा क्या पूछा, फ्रैक्शनल डिक्रीजेस, फ्रैक्शनल डिक्रीजेस पूछेगा, तो लिखेंगे डेल जी बाई जी हो जाएगा जी माइनस जी डैश बाई जी कर लीजिए, ये बन जाएगा डी बाई आर, जी जी क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर पूछा परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज फ्रैक्शनल डिक्रीजेस, फ्रैक्शनल डिक्रीजेस पूछेगा, तो डेल जी बाई जी इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा डी बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, 100% में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट करेगा तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट करेगी तो रोटेट करने से स्मॉल जी में क्या चेंज होता है, ये पूछेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये है हमारा अर्थ, अर्थ का ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा इक्वेटर लाइन। मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास में है पी, इस टाइप से, इस पॉइंट पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, ये मास है एम, और इसका जो रोटेशन है ये है ओमेगा। इसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसका W बराबर mg कहाँ काम करेगा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम करता है, ठीक है। W बराबर mg अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा, इधर काम करेगा, W बराबर mg काम करेगा, ठीक है। और यहां से यहां का डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, r है, और ये जो लैटिट्यूड है इसको मैं लैम्डा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लैम्डा बोल रहा हूं। और ये वाला रेडियस कितना है, कैपिटल R है। पहले बात समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मोशन करता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वहां पे फोर्स जो लगती है, सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा या एक अंदर की तरफ, अगर हम बाहर वाले को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, तो अंदर वाले को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ बनेगा FC बराबर फॉर्मूला बनता है mv स्क्वायर बाई r बनता है, और एंगुलर रोटेशनल के टर्म में m ओमेगा स्क्वायर r होता है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं कौन से फोर्स के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलना है या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना है। दोनों फोर्स सेम होती है, बस एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में आपको पता ही है कि साइन का कोई चक्कर नहीं है, साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं मिलता है। फोर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव। डेट मींस मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन, एक फोर्स इधर होगा तो एक फोर्स इधर होगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार इसका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे उसको। इफ द बॉडी ऑफ मास m laying at a point p, latitude is lambda, then due to rotation of earth is apparent weight can be given by, तो उसका apparent weight क्या होगा,
अपरेंट वेट मतलब जो जिस वेट को आप फील करते हैं ना, उस वेट को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट बोलते हैं। एक रियल वेट होता है जिसको आप तुला पे चेक करेंगे, जो वेट बताएगा वो हमारा रियल वेट होता है। लेकिन एक वेट जो हम इसको फील करते हैं, रियल वेट कुछ और है, जो वेट हम फील करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट बोलते हैं। और आपको पता ही है कि पोल और इक्वेटर से जो हम बता रहे थे अभी आपको, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो क्या है? कम है। और जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। दोनों के बीच में मैं पॉइंट रखा हूं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या फील करता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा एम जी डैश जो बनेगा, एम जी डैश जो बनेगा, जो नया वेट बनने वाला है इसको मैं डब्ल्यू डैश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो बनेगा वेट, ये बनेगा एम जी यानी वेट प्लस कौन सा फोर्स? सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। अब फिर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब दो वेक्टर हो गया, दोनों को हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यहां लिखेंगे एम जी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एम जी एफ सी इंटू क्या हो जाएगा? कॉस, एंगल कितना लिखेंगे? एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे हमको कुछ एंगल कुछ पार्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिजॉल्व करके लिख ही देता हूँ, रिजॉल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आप एफ सी को लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट एम जी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mg, फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा इंटू कॉस माइनस लैम्डा हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे जी डैश जो मिलने वाला है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा मिलता है। आप डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रखेंगे, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा मिलता है। इसको सॉल्व करने के बाद ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। एम जी इसमें भी आता है, एम एम दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जी डैश बराबर मिलेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, पोल पे लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 90 यूज करूंगा, ठीक है, और इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी आप उस वाले वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट, पोल पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आ जाएगा, 90 की वैल्यू पुट करोगे तो। चलिए, एट द इक्वेटर विल बिकम्स वेटलेस। एट द इक्वेटर पे आप कैसा फील करेंगे? वेटलेस फील करेंगे। सो राइट नाउ जी डैश इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू, जी डैश हमने क्या बोला? वेटलेस फील करोगे कहां पे? इक्वेटर पे। तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा कितना पुट करना है इक्वेटर पे? 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। ये हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हो जी बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं जी बाई आर। कहने का मतलब आप ओमेगा यहां से निकाल सकते हो, अंडर रूट जी बाई आर हो जाएगा। इस तरह से हम टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। इसी को आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी भी लिख सकते हो। आप इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे आज हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे जी की वैल्यू वेरी करती है, किस पर डिपेंड करती है। मैं फिर से भी रिपीट करा दूंगा आपको कि कोई भी बॉडी आप ऊपर से नीचे गिराते हो ना, फॉल कराते हो, तो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, या डिपेंड करता है उस प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट से आप उस बॉडी को फॉल करा रहे हो, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, आप उससे कितने हाइट पे हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये देखो एक पेज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक पेज है, दोनों पेज है, अगर मैं दोनों पेज को फॉल कराऊं नीचे में एक जैसा है ना, लेकिन अगर मैं एक पेज को मैं क्रश कर दूं, मोड़ दूं,
खराब पेज है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोनों पेज है, दोनों पेज को भी गिराऊंगा तो एक तरीके से गिरेगा, लेकिन मैं एक पेज को अगर मान लो कि मैंने क्रश कर दिया ऐसा, दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, बट इस बार दोनों के जो वॉल्यूम है ना वो चेंज कर दिया मैंने। अब बताओ पहले कौन गिरेगा, पहले कौन गिरेगा? दोनों का मास भी इक्वल है, डेंसिटी इक्वल है, गिरेगा कौन पहले? आप देख रहे हैं, मैं दोनों एक साथ छोड़ता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि पेज हमारा अभी ऊपर में ही था, और जो जिस पेज को मैंने क्रश कर दिया था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब है कि उसमें ये जो पेज थी ना, इस पेज में एयर का जो दबाव था ना, एयर को ज़्यादा ड्रैग कर रहा था, ये एयर ड्रैग इसमें ज़्यादा हुआ है, और इस वाले में एयर ड्रैग क्या हुआ, कम हुआ है, इसलिए इजीली नीचे आ गया है। इसको आने में टाइम लग रहा था, दूसरा कुछ रीज़न नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी टॉपिक का मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ठीक है? तब तक बाय बाय, टेक केयर।